नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ब्लड क्लॉटिंग लगभग सब लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ब्लड से रिलेटेड बहुत डिटेल टॉपिक में वीडियो बना रखा हूं, उसको अपलोड कर लेंगे। पार्ट 1 देख लेना। ठीक है, आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूं, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ाएंगे। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है रुधिर का थक्का बनना, जमना। ठीक है, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। ठीक है, जरूरी कैसे है और कैसे नहीं जरूरी है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा और फिर पूरी जिंदगी याद रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। देखो, सबसे पहले हमें बता दें कि जरूरी क्यों है। देखो, हमारे बॉडी में जैसे मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 तरीके के हमारे जो ब्लड होते हैं, उसमें जो कार्पसिल्स होते हैं, जिसे हिंदी में रुधिराणु कहते हैं, 3 तरीके के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और पार्ट 1 में मैंने प्लाज्मा वगैरह के बारे में बहुत डिटेल चर्चा किया है। तो ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, यदि ये जम जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर मान लो कहीं पे कट गया और ब्लड निकलने लगा और वहां ना जमे तो दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो कभी कभी होता है, देखो तुमने सुना होगा कि किसी किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। नाम सुनोगे ब्रेन हैमरेज क्या होता है? उसमें क्या होता है कि दिमाग की जो नसें होती है बहुत पतली होती हैं किसी कारणवश। ठीक है, किस कारणवश उसको मैं अभी बताएंगे कि जब ब्लड जम जाता है तो नसों के अंदर जो पार्ट जो जमा हुआ होता है ना, क्लाउड बना लेता है और पीछे से दूसरा जो ब्लड होता है हमारा, जो जमा नहीं होता है, वो धक्का मारता है आगे बढ़ने के लिए, और जो है बीच में क्या होता है, क्लाउडिंग आ जाती है, ब्लड आगे बढ़ नहीं पाता है, और जब बढ़ नहीं पाता है तो नसें फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और फट भी जाती है नसें। ब्रेन हैमरेज उसी को कहते हैं। तो बॉडी के अंदर हमारे ब्लड नहीं जमना चाहिए। ठीक है, लेकिन ब्लड को गाढ़ा बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स, जिसकी हिंदी होती है थ्रोम्बोसाइट। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि आरबीसी को एंथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, तो अब देखो, मतलब जो हमारी बॉडी बनी हुई है, ईश्वर ने कितना अच्छे से, कितना हिसाब किताब से बनाया है कि हमारे बॉडी के अंदर एक जो है एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है, इसे कहते हैं हेपेरिन। ठीक है, और इसका काम होता है, ये ब्लड जमने से रोकता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड जमने से रोकता है। कौन? हेपेरिन जो है जमने से रोकता है। और जब ब्लड बाहर निकलता है तो जम जाता है। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे, एक एक पॉइंट बताते हैं कैसे कैसे जमता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखो, जो है ये माना जाता है कि ब्लड को जमाने का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का होता है। लेकिन प्लेटलेट्स में भी कई कंडीशन होती है, 3-4 स्टेप में ब्लड जमता है। कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम के कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन इस्तेमाल होती है, कौन सी विटामिन यूज होती है, तो विटामिन के उसका आंसर होता है। नॉर्मल कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हमारा ब्लड कहीं बॉडी जो कटती है या फटती है तो उसमें से ब्लड निकलता है। जब ब्लड में 3 जो है कार्पसिल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जब इसका संपर्क थ्रोम्बोसाइट का एयर से होता है, जब थ्रोम्बोसाइट का संपर्क एयर से, भाई ब्लड कटेगा तो बाहर आएगा तो एयर से मुलाकात होगी उसकी। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी जब थ्रोम्बोसाइट बाहर आया, एयर के संपर्क में आया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये एक्टिव कर देगा। हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं ये। ठीक है, अब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाएगा तो ये पता है किसके पास जाएगा? इसके पास आएंगे। जब थ्रोम्बोसाइट एयर दोनों संपर्क में आए, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव किए, तो ये हमारी बॉडी के अंदर सो रहे होते। कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, ये दोनों मिल करके किसके पास जाएंगे? प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारी बॉडी के अंदर सो रहा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये जब यहां पे कटा तो ये एयर के संपर्क में आया, और जब ये एयर के संपर्क में आया तो किसके पास जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास जाएगा। ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम
ये सूचना इसको दी कि भाई कहीं पे कट गया है, कुछ उपाय करो, क्या करना है सोचो। इसको कौन करेगा? बोलो बेटा, बोल सकते हो, बताओ। थ्रोम्बोसाइट और एयर, ये दोनों सूचना किसको देंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन को, कि भाई कहीं पे कट गया है कुछ करो। तब ये क्या कहेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ये दोनों भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ में दोस्ती करेगा या कुछ क्षण के लिए बोलेगा कि भाई ऐसा है, कट गया है और वहां पे चलना है। कैल्शियम पूछे कहां पे चलना है, बोले वहां पे ब्लड निकल रहा है, भाई सुनने में आया है ब्लड निकल रहा है। ठीक है, ये दोनों यहाँ गए। यार ऐसा है हमारे बॉडी में एक जो है बहुत ताकतवर इंसान सो रहा है, पहले उसको जगाया जाए, वो काम कर सकता है। वो ताकतवर इंसान कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों आएंगे प्रोथ्रोम्बिन के पास, ठीक है, कि भैया बचा लो, कुछ काम करो, नहीं अनर्थ हो जाएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा, और आप ही जो कर सकते हो वो कर सकते हो। ठीक है, ये कौन कहेगा? ये दोनों कहेंगे, इनसे प्रोथ्रोम्बिन से कहेंगे भाई कुछ करो, अब आप ही कर सकते हो कुछ। तो ये सो रहे होते हैं, जैसे ये जगेंगे, अभी ये सोए हुए हैं ऐसे, तो इनका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और जैसे जग गए क्या हो गया? जो है थ्रोम्बिन। आ रही बात समझ बेटा? ये केवल एक्टिव हुए, इनका नाम चेंज हो गया, मतलब बृहत अवतार में आ गए। ये अभी सोए हुए थे, अब इनका अवतार चेंज होगा, तो जो है थ्रोम्बिन हो गए। अब जैसे ये एक्टिव हुए, जैसे इनको जगाया गया, तुरंत पता चल गया कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब गर्ज होती है तभी हमें जगाने आते हैं। ठीक है, और अब हमें चलना होगा, पूरी तैयारी करनी है। लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। ब्लड को रोकना आसान बात थोड़ी है। इधर से जो है हमारा हार्ट पंप कर रहा है कि निकलो जल्दी बाहर, कहीं कट गया। अच्छा, जानकारी के लिए ये भी बात बता दें, हमारा जो ब्लड होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, ये अक्सर 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। 120 mmGh, 120 से ब्लड जाता है और 80 से ब्लड वापस आता है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट सुने हो? जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारा जो ब्लड आर्टरीज के द्वारा, आर्टरीज समझना, जिसे हम हिंदी में धमनी कहते हैं, धमनी के द्वारा ब्लड में जो पूरे शरीर में फैलता है। और जब वापस आना होता है तो वेन्स के द्वारा वापस आता है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है वो 80 mmGh होती है, और जो जाने की स्पीड होती है वो कितना होती है? 180। हाँ सॉरी, 120 से जाते हैं और 80 से वापस आते हैं। कभी कभी देखो, जब मुर्गा करते हुए देखियो, जरा सा भी अगर तो काटते हैं गर्दन तो बहुत तेज से ब्लड निकलता है स्पीड से, क्योंकि उसे धमनी कटती है। और जो हमारे नीले कलर के ऊपर दिखते हैं, पता है धमनी है, जो आर्टरी है, वेन्स है, वेन्स है। ये नीले कलर का जो दिखते हैं ये वेन्स है। और जो हमारी जो धमनी होती है, आर्टरीज होती है, वो मोटी होती है और अंदर होती है। ठीक है, अगर जो इसीलिए भगवान ने धमनी को जो है अंदर डाला है कि ज्यादा, अगर तो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट डैमेज होता है तो धमनी को क्षति बहुत आसानी से ना पहुंचे। ठीक है ना, उसमें ब्लड कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वेन्स की अपेक्षा। देखो, जब ब्लड डोनेट करते हो तो जब ब्लड निकाला जाता है तो जो वेन्स होती है ना नीली कलर की, इसी में लगाए जाते हैं, वो सिरिंज लगाई जाती है डोनेट करने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। जाता तो बहुत तेजी से है, लेकिन आता बहुत आराम से, उनको सुस्ती से 80 की स्पीड से आएगा और जाएगा 120 से। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि 120/80 क्यों लिखा जाता है? बीपी में अक्सर चेक करवाओ तो लिखते हैं 120/80। ठीक है, कहाँ थे भाई? तो ये थ्रोम्बिन साहब जग गए। अब ये पता है अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि काम बहुत जटिल है, जटिल मतलब मुश्किल है। ठीक है, तो ये आएंगे, इसको एक्टिव करेंगे कि भाई, ये इनसे बोलेंगे कि भाई ऐसा है, चलो वहां पे कट गया है, तुम्हें भी चलना है, हम भी चल रहे हैं। तो जैसे ये जगेंगे, ये तुरंत भाग करके इसके पास आएंगे। ठीक है, किसके पास? थ्रोम्बिन के पास। और थ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन, ये दोनों बहुत जल्दी से भाग करके यहां आएंगे, बाहर एक जाली बनाएंगे। अरे बेटा बात समझ में? फिर से सुन लो। थ्रोम्बोसाइट प्लेट एयर के संपर्क में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। ठीक है, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो अब ये इन्होंने इसमें सूचना दिया कि भाई कट गया है, कुछ करो। तो ये कहेंगे भाई हम क्या करें? तब ये जाता है कैल्शियम के पास में कि कैल्शियम भाई कुछ तो करो यार, गड़बड़ हो गया काम। कैल्शियम तुरंत आया प्रोथ्रोम्बिन के पास और इसको जगाया, उठ जल्दी है ना, तो उठ। ये उठा और जैसे ही उठा थ्रोम्बिन बन गया ये। ठीक है, विकराल रूप धारण किया, दौड़ करके इसके पास आया, और जैसे ही इसके पास आया तुरंत इन दोनों को पता चल गया कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है। ये आया, इसका साथ लिया किसका? फाइब्रोजिन का, और तुरंत ये आगे यहाँ पे ये जो है फाइब्रिन नाम की एक जाली बना देते हैं।
वाली बात समझे। ये दोनों बहुत ताकतवर होते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहां पे बनते हैं ये भी जानते चलो? नहीं, मैंने उस दिन बताया था कि ब्लड जो हमारा होता है वो बोन मेरो में बनता है, इसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ये सब प्रोटीन्स के नाम ही हैं, जो कैल्शियम मतलब ये फाइब्रोजेंस वगैरह, तो ये जो बनते हैं ये लीवर में बनते हैं। और मैंने उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि ब्लड बोन मेरो में बनते हैं, और ये आरबीसी वगैरह कहां पे जाके डेड होते हैं? स्प्लीन में। 120 दिन का जीवन काल होता है, 50 लाख संख्या होती है लगभग। हम आरबीसी के बारे में बता चुके हैं, तो यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कैसे ब्लड जमता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्लड जमाने में ये हमारे बॉडी के अंदर सारे एलिमेंट ये होते हैं। अच्छा, तत्व में जो है कैल्शियम होता है, एलिमेंट जो होता है कैल्शियम होता है, और जो विटामिन यूज होती है वो के का काम होता है काम को बढ़ा देना, ठीक है। के जमाने में मदद करती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम एलिमेंट जिम्मेदार होता है। अकेले जो है वो अच्छा, किसी से पूछो कि क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है, बस एक वर्ड का आंसर विटामिन के जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं, विटामिन के जो है उसको बढ़ाता है, प्रोसेस को तेज करता है, जिम्मेदार होता है, पर केवल विटामिन के ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ पे जाली बन गई किसकी? फाइब्रिन की जाली बन गई। अब जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो हमें कार्पसेल्स आएंगे, कार्पसेल्स मतलब समझते हो, हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। तो जब कार्पसेल्स आएंगे तो इस जाली में फंस जाएंगे, ठीक है। इसे देखो, घर में वॉशरूम में जालियां लगाई जाती हैं कि बड़े बड़े एलिमेंट उसमें ना जाए नाली में, और वो जो है फिर फिल्टर हो जाते हैं। कभी कभी जब ज्यादा उसमें जम जाता है तो जो पानी जाना भी बंद हो जाता है। तो जब ये जाली बन जाएगी, कहाँ जाली बन जाएगी? जहां पे कटा हुआ है। कौन बनाएगा? इसे मैं बता चुका हूँ प्रोसेस, ठीक है। और जब बन जाएगी तो इसमें जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब फंस जाएंगे उसमें जाकर के। और जब फंस जाएंगे तो 5-7 दिन के बाद इसमें पपड़ी सी बन जाएगी, और इसको उजाड़ सकते हो और नहीं भी उजाड़ सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वहां समय से पहले जैसे जल्दी उजाड़ दोगे तो दोबारा जो है। अच्छा, एक जरूरी बात तो ये छूट रही है, एक बीमारी होती है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, जिसमें ब्लड जमता ही नहीं है। अगर तो किसी को एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बह रहा है तो बहता ही रहेगा। ये हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, जो कि ये माना जाता है कि इंग्लैंड की महारानी से शुरू हुआ था, ठीक है, उनको हुआ था। अच्छा, ये जेनेटिक बीमारी होती है, आनुवांशिक बीमारी होती है ये, ठीक है। इसको हम किसी तरह से अलग से लेक्चर बना देंगे कि इसमें डीएनए और आरएनए कैसे प्रभावित होता है, डीएनए वगैरह क्या होता है, ठीक है। और ये आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं ये कैसे डीएनए को प्रभावित करते हुए आगे चलती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर हेपरिन के। जैसे इतने एलिमेंट हमारे अंदर बॉडी के अंदर ब्लड को जमाने का काम करते हैं, और अकेला हेपरिन ऐसा है जो ये कहता है कि अगर तो जमा दोगे तो काट डालेंगे सबको। किसी की हिम्मत नहीं हमारे रहते हुए फालतू में काम करने का, नेतागिरी मत झाड़ना। कौन कहता है? हेपरिन कहता है कि कोई गुंडाई नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। तुम बेशक 1000 लोग हो, लेकिन हम अकेले तुम पर भारी हैं। और डरते भी हैं सब लोग हेपरिन को। कौन लोग? यही सब लोग, सब डरते हैं, कांपते हैं भाई। इस हेपरिन के रहते हुए इनकी हिम्मत नहीं किसी की ये ब्लड जमा दें। शरीर के अंदर, ध्यान देना, शरीर के बाहर तो जरूरी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हेपरिन में हवा लग जाती है तो हेपरिन मर जाता है, बिल्कुल सुस्त। चाहे इसके ऊपर जमाओ, चाहे अंदर जमाओ, चाहे बाहर जमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए तुमने देखा होगा कि जब डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन से दवा भरते हैं तो 1-2 बूंद ऐसे करके 1-2 बूंद दवा बाहर ही बहा देते हैं कि अंदर एयर ना जाने पाए। यदि एयर चला गया तो 10 दिन बाद या 2 दिन बाद तुम आओगे क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बुरा हाल हो गया, जहां आप इंजेक्शन लगाए इतना टाइट हो गया है, चल नहीं पा रहे हम, ठीक है। ये डॉक्टर को पता है कि यदि हम अगर जो एयर भर के लगा दिए तो ये बंदा 10 दिन बाद फिर आएगा और हम ही को बोलेगा कि जो है जहां इंजेक्शन आप लगा दिए बहुत टाइट हो गया है, हम चल नहीं पा रहे हैं और बहुत दर्द हो रहा है। तो इसलिए वो 1-2 बूंद दवा भी फेंक देता है बाहर, पर जो है एयर अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वहां का हेपरिन मर जाएगा। और ये मर जाएगा तो फिर वहां पे ब्लड क्लाउटिंग कर लेगा। जो क्लाउटिंग से नाम आया, जिससे टाइट हो जाता है ना, क्योंकि भी ऐसा हुआ होगा आसपास के लोगों में कि जहां इंजेक्शन लगाते हैं दर्द होता है, टाइट हो जाता है। टाइट पता क्यों होता है? वहां का ब्लड जम जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जाओ भाई गर्म पानी से सिकाई करो इसकी, हमारी गलती नहीं है। हालांकि डॉक्टर को पता है गलती हमारी है, लेकिन सोच रहे कि अगर हम ऐसा कह देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, मतलब पेशेंट को विश्वास उठ जाएगा हमारे ऊपर से। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको नमक पानी से सेको, सही हो जाएगा।
वह यही होता है, हेपरिन मर जाता है और ये जो पूरी फौज होती है ना, ये तुरंत दौड़ करके आते हैं और इससे कहते हैं कि आप करो नेतागिरी, अब तो तुम्हारे ऊपर ही जमेंगे हम। ठीक है, अभी तक तुम बहुत ज्यादा नेता बन रहे थे ना कि हम जमने नहीं देंगे। कौन? हेपरिन कह रहा था कि हम जमने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, काट डालेंगे। अब ये सब पूरा आकर के और इसी के ऊपर जुट गए, और पता जम कहाँ रहे हैं? जो हेपरिन था उसी के ऊपर जम रहे हैं। समझ रहे बात को? क्योंकि मर गया ये, तो अब ये भी खुश हो रहे हैं कि देखो बहुत नेतागिरी कर रहे थे, अब पता चल गई, औकात आ गई हाथ में ना, तो ये काफी खुश रहते हैं जो हेपरिन के ऊपर जमना होता है। तो ये तो हेपरिन का कॉन्सेप्ट हो गया। बीपी वगैरह तो मैंने बता ही दिया ना कि 120 से जाना और 80 से आना। तो ये चीज अगर इसमें कोई दिक्कत हो ब्लड क्लॉटिंग में तो बताओ मुझे एक बार और। बाकी मैंने पार्ट 1 में ब्लड से रिलेटेड बहुत डिटेल पूरा एक एक पॉइंट बता दिया है, 40-40 मिनट का होगा वो, उसको देख लेना। जब वो देख लोगे तब सबके समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, और नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, इसके जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। ठीक है भाई।